स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के एग्रीकल्चरल वाले पोर्शन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब आगे देखा जाए इसके करते हैं और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे इसका, ठीक है। तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिस्ट्री जानना होगा, कब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या कंट्रोल स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे इंटीग्रेटेड कंट्रोल शब्द है, और ये शब्द सबसे पहले मिशेल बेकर और बेकन ने 1952 में किया था। मिशेल बेकर और बेकन ने इंटीग्रेटेड, तो यहाँ पे 1952 आपको याद रखना है। पेस्ट मैनेजमेंट शब्द गियर और क्लार्क ने किया था, और इसने प्रोटेक्टिव पॉपुलेशन मैनेजमेंट, जो प्रोटेक्टिव पॉपुलेशन मैनेजमेंट पीपीएम है, उसकी अवधारणा का विकसित किया, और गियर ने इसे प्रचलित किया, इसे फेमस करने का काम था पीपीएम का, गियर का, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसा टॉपिक लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट 1967 का है, और स्मिथ और बैन बास, यहाँ पे बैंडेन बास कह सकते हैं, स्मिथ बैंडे बास की अभिव्यक्ति में इसका विस्तृत रूप मिलता है। और एक मैक्सिकन रिकॉर्ड था, मतलब कि डिक्लेरेशन था, मैक्सिकन डिक्लेरेशन, और कार्सल ऑन एनवायरमेंटलिस्ट क्वालिटी, और जिसे हम लोग कार्सल मतलब काउंसिल कह सकते हैं, यहाँ पे कार्सल लिख दिया है। तो काउंसिल इसका फुल फॉर्म आपको जानना है, और ये कब आया, 1972 को, ठीक है। तो इसमें स्मिथ एंड वॉन डेन बॉस ने आईपीएम की अवधारणा प्रस्तुत किया था, और 1972 में इसमें काउंसिल ऑन इन्वायरमेंट क्वालिटी ये मैक्सिकन रिपोर्ट के बेस पे था। तो आपको याद रखना है मैक्सिकन रिपोर्ट कब आया, 1972 में आया, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए ये है रिचल कार्सन की बुक का नाम। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिचल कार्सन के बुक का नाम। तो रिचल कार्सन के बुक का नाम क्या था, साइलेंट स्प्रिंग। इन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें बताया था इस बुक में, और इसी बुक में देखा जाए इस टॉपिक से रिलेटेड इन्होंने कीटनाशक इंसेक्टिसाइड के अत्यधिक उपयोग और पर्यावरण स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को चेतावनी दिया था। तो ये भी है साइलेंट स्प्रिंग, और साइलेंट स्प्रिंग बुक किसने लिखा था, रिचल कार्सन लिखा था, बहुत फेमस बुक है। तो अब आते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ आईपीएम के मतलब बुनियादी तथ्य हैं, जैसे जीन आधारित प्रतिरोध, जेनेटिक यानी कि वर्टिकल रेजिस्टेंस जिसे बोला जाता है। वर्टिकल रेजिस्टेंस क्या है, अब कई तरह के यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस क्या है, ये देखा जाए मुख्य जीनोम बेस होता है नियंत्रण, और यह कीटों के विशेष बायोटाइप के जो खिलाफ काम करता है, मतलब इसके अगेंस्ट काम करता है, मतलब जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा, जैसे बीटी कॉटन वगैरह है, उसी तरह से यहाँ पे जेनेटिकल रेजिस्टेंस बना के हम कीटों से यानी कि पेस्ट से निजात पाया जा सकता है, ठीक। तो दूसरा देखा जाए हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या होता है, अब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में यह कई छोटे जीनों यानी कि पॉलीजीन जो होता है द्वारा नियंत्रित होता है। यह अधिक स्थिर और टिकाऊ माना जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहते हैं। दो रेजिस्टेंस है जीन के बेस पे, एक वर्टिकल रेजिस्टेंस है और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस में यह प्रतिरोध है एक मुख्य जीन, मेजर जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसे हम लोग इस विशेष टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो टाइप बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ बायो टाइप, विशेष टाइप के बायो टाइप होते हैं, बायो टाइप। और ये उच्च स्तर का प्रतिरोध होगा, यानी कि हाई रेजिस्टेंस होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हाई रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो कौन होगा,
वर्टिकल रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होगा और विशेष कीट के मतलब विरुद्ध यह काम करेगा। और लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगा, लेस होगा, ये इसका डिमेरिट कह सकते हैं। तो नए बायोटाइप आने पर प्रतिरोध क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अगर नया टाइप का बायोटाइप हो जाता है तो जैसे कॉर्न बोरर है बीटी कॉटन, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का बायोटाइप का था, ठीक है। तो उसमें अगर दूसरा कोई इन्फेक्टेड कर रहा तो वो ये काम नहीं करेगा। तो नए बायोटाइप आने पर यह प्रतिरोध क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो आपको इसे याद रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पर फोकस कर रहे हैं। वर्टिकल रेजिस्टेंस मेजर जीन की वजह से होता है, मेजर जीन की वजह से, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो BR और MR और SR याद रख सकते हैं, यहाँ पे MG कह सकते हैं, मेजर जीन और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दूसरा यहाँ पे हमने डिस्कस किया हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस। ये देखा जाए कॉमन टाइप का है और यह प्रतिरोध अनेक छोटे जीन यानी कि पॉली जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और जैसा कि यहाँ पे देखा जाए इसके टिकाऊ कम होता है, लेस ड्यूरेबिलिटी होता है। तो पॉली जीन में क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगा। और ये ब्रॉड रेजिस्टेंस कहा जाता है, ब्रॉड कई मतलब बायोटाइप के लिए होगा और लंबे समय तक क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ये इसका मतलब मेन मेरिट है। तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजेंटल पॉलीजीन होता है और ड्यूरेबिलिटी होता है, HPD भी याद रख सकते हैं इसे याद रखने के लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे पेंटर द्वारा दिए गए प्रतिरोध के 3 प्रमुख क्या हैं, तंत्र मैकेनिज्म है। पेंटर द्वारा 3 मैकेनिज्म थे, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे यानी कि एंटी एक्सिनोसिस है। मतलब एंटी एक्सिनोसिस मतलब क्या होता है, गैर यानी कि पसंद कह सकते हैं, यानी कि गैर पसंद। तो इसे हम लोग नॉन प्रेफरेबल बोल सकते हैं, नॉन प्रेफरेंस बोल सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है नॉन प्रेफरेंस, इसको थोड़ा सा समझते हैं तभी याद रहेगा। तो नॉन प्रेफरेंस क्या है, ये पेंटर के द्वारा था, पेंटर का यहाँ पे नाम है पेंटर। और इसमें एंटी जीनोसिस क्या है, यह पौधे को ऐसी विशेष जिनके कारण कीट पौधे पर बैठना या भोजन करना या अंडे देना पसंद नहीं करते हैं। मतलब ऐसा है, मतलब कि हेयर लीफ हो गया, मतलब रोएदार पत्तियां हो गया, कठोर तना हो गया, हार्ड स्टेम बना लेता है, या मतलब थिक क्यूटिकल बना लेता है। ऐसा यहाँ पे एंटी जीनोसिस बोला जाता है। नॉन प्रेफरेंस मतलब उस तरह के प्रेफरेंस नहीं रहेगा। दूसरा देखा जाए एंटीबायोसिस है, दूसरा एंटीबायोसिस है। एंटीबायोसिस मतलब पौधे ऐसे रासायनिक पदार्थ टॉक्सिक केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कीटों के विरुद्ध या विकास या प्रजनन को रोकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जा सकता है, मेज में डाइबोआ नामक रासायनिक यानी कि यूरोपियन कॉर्न ओस्टियोनियस हार्बोलिस बोला जाता है, इसे न्यूबेलिस बोला जाता है। मतलब इसका नाम है यूरोपियन कॉर्न बोरर कह सकते हैं। लार्वा के विरुद्ध यह काम करता है, यूरोपियन कॉर्न बोरर होता है, यूरोपियन कॉर्न बोरर उसके विरुद्ध एक काम करता है डाइबोआ, ठीक। और अब देखा जाए इसके बाद तीसरा यहाँ पे टॉलरेंस में क्या है, ये कीटों के नुकसान के बाद भी पौधे स्वयं को पुनः विकसित करके सामान्य उपज देते हैं। मतलब अगर कीट नुकसान भी कर लिए तब भी क्या होगा, प्लांट क्या है, सामान्य जनरल प्रोडक्टिविटी मतलब बनाए रखते हैं। जैसे नए शाखाएं निकल जाता है, नई पत्तियां निकल जाता है, उपज हो जाता है, काम भर के जनरल यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से टॉलरेंस रहता है, यानी कीटों के हमले के बावजूद पौधे की नई शाखाएं पत्तियां निकलकर खुद को ठीक करने और अच्छी उपज देने की क्षमता रखते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, यानी कीट नियंत्रण की विधियाँ कौन कौन सा है।
तो सबसे पहला यहाँ पे है यानी कृषिगत नियंत्रण, कल्चरल कंट्रोल कौन कौन से हैं, जैसा टॉपिक में दिया हुआ है। यह विधि कृषि पद्धतियों में बदलाव करके कीटों को नियंत्रित करने पर आधारित है। कृषि पद्धतियों में यानी कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस से बोला जाता है। जैसे हम यहाँ पे पहला देखते हैं, पहला क्या है, यानी कि डीप समर प्लाउगिंग, यानी कि गहरी ग्रीष्मकालीन जुताई करके। अब इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे गहरी मतलब गर्मियों की गहरी जुताई करने से मिट्टी में छिपे रेड हैरी कैटरपिलर जो होते हैं, रेड हैरी कैटरपिलर होते हैं और वाइट ग्रेब या प्यूपा नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा, रेड हैरी कैटरपिलर, वाइट ग्रेब और कीटों के अंडे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वाइट ग्रेब है और रेड हैरी कैटरपिलर है। अगर हम गहरी जुताई करते हैं गर्मियों में तो ये क्या हो जाते हैं, इन नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद ट्रैप क्रॉपिंग है। ट्रैप क्रॉपिंग क्या है, यह मुख्य फसल होता है कि चारों ओर ऐसी फसल लगाना जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके लेते हैं। इसमें मुख्य फसल सुरक्षित रह जाता है। इसे हम लोग ट्रैप क्रॉपिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रैप क्रॉपिंग है जो यह परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य फसल के चारों ओर ऐसी फसल उगाया जाता है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करें ताकि मुख्य फसल पर बची रह जाए। मतलब कि जो ट्रैप क्रॉपिंग है उसी को खाए, मेन प्लांट को नहीं खाए। जैसे यहाँ पे किनारे किनारे हमने लगा दिया, दूसरे जो मतलब कीटों को ज़्यादा पसंद होंगे तो इसको कम खाएंगे, तो इसे हम लोग ट्रैप क्रॉपिंग। यहाँ कुछ ट्रैप क्रॉपिंग के एग्जाम्पल दिए हैं एग्जाम के लिए, मतलब कि उपयोगी है। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे कैबेज, पत्ता गोभी। ट्रैप फसल क्या होता है, सरसों होता है, यानी कि डायमंड बग मंथ क्या होता है, ये ट्रैप हो जाता है। तो अगर हम कैबेज बोते हैं उसके किनारे किनारे सरसों लगा देते हैं तो डायमंड बग मंथ से बचा जा सकता है। दूसरा टोमेटो है। ट्रैप फसल क्या है, गेंदा है, मैरीगोल्ड है। और टमाटर में फ्रूट बोरर होते हैं, फ्रूट में जो छेद कर देते हैं उससे बचा जा सकता है। हम गोल्ड मेरी लगा के किनारे किनारे अगर हम लगा दें तो हम फ्रूट ब्रोरर से बच सकते हैं। फ्रूट ब्रोरर आप जानते हैं, जैसे फ्रूट फल में छेद कर देते हैं। आप टमाटर वगैरह में देखते हैं तो घरों में जो बोया जाता है गांव में, देसी वाले में उसमें रहते हैं, नहीं तो आप जानते हैं जेनेटिकल मॉडिफाई आते हैं ज़्यादातर। दूसरा देखा जाए कपास काटन। ट्रैप फसल क्या है, भिंडी ओकरा, यानी कि सूट बिबिल के लिए ये बचा जा सकता है। अगर हम लोग भिंडी को लगा देते हैं कॉटन के किनारे किनारे तो हम किससे बच सकते हैं, सूट बिल से बचा जा सकता है। मुख्य फसल जैसे कॉटन है। ट्रैप फसल क्या है, यहाँ पे अरहर अगर हम लगा दें तो हेलियोथिस से बचा जा सकता है, हेलियोथिस से बचा जा सकता है। अगर हम लोग पी लगा देते हैं तो हेलियोथिस नहीं होगा, किसको, कॉटन। ये तो देखा जाए ट्रैप क्रॉपिंग था। ट्रैप क्रॉपिंग में एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कीटों के नाम याद रखना है, रेड हैरी कैटरपिलर है, वाइट ग्रेब है, ये सब याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल कौन होता है, ठीक है। फिजिकल, तो फिजिकल में सबसे पहला देखा जाता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि तापमान और नमी से हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या है, बीजों को गर्म पानी में उपचारित करेंगे, सी ट्रीटमेंट करेंगे और करके निमेटोड समाप्त करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे जिससे निमेटोड क्या हो, समाप्त हो। जैसे बीजों को गर्म पानी में उपचारित करेंगे निमेटोड जिससे नष्ट हो जाए, मतलब बॉयल करेंगे। और इसका टेम्परेचर 55 to 60 रहता है, जैसे हम लोग पास्चुराइजेशन मतलब करते हैं उसी तरह से। और उसके बाद 15 मिनट प्रभावी ये रहता है, 50 मिनट तक करते हैं। और 10% से कम नमी कीटों को पनपने नहीं देता है, ठीक है। यानी कि नमी हमेशा देखा प्रोडक्ट पे लिखा रहता है कि ड्राई प्लेस में रखा जाए, तो इसी कीटों से बचने के लिए किया जाता है। अब अदर मेथड यहाँ पे जैसे लाइट ट्रैप कर सकते हैं, लाइट ट्रैप, ठीक है। और लाइट ट्रैप में क्या है कि रात के कीटों को फंसाने के लिए अल्ट्रावायलेट द्वारा प्रकाश स्रोत का प्रयोग किया जाता है और पीले रंग
अनेक कीटों को आकर्षित करता है, पीले रंग का आकर्षित करता है। और अल्ट्रावायलेट से क्या होता है, इसे फंसाया जा सकता है, ये आकर्षित होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए स्टकी ट्रैप क्या है। स्टकी जैसा नाम है, स्टकी सफ़ेद मक्खी हो गया, एफिड हो गया, थ्रिस पीले रंग की और आकर्षित होते हैं। इससे पीले रंग के बोर्ड या ग्रीस या तेल लगा के इन्हें फंसाया जा सकता है। पीले रंग के प्रति आकर्षित होते हैं तो वहाँ पे जैसे वाइट फ्लाई हो गया, एफिड हो गया, थ्रिप हो गया, ये सब वहाँ पे चिपक जाते हैं, इनका पैर चिपक जाता है, तो ऐसे ट्रैप किया जाता है। उसके बाद बैरियर है, कुछ बैरियर लगा के, बैरियर मेथड जो है, जैसे चूहों को पेड़ पर चढ़ने से रोकने के लिए नारियल के पेड़ों पे टीन बैंड यानी कि टीन बैरियर लगा दिया जाता है। इस तरह से टीन बैरियर लगा दिया जाता है तो उस पर चूहे चढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देखा जो ऊपर हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, उसमें एक वर्टिकल रेजिस्टेंस है जो मेजर जीन के लिए होता है, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस है पॉलीजीन के लिए, एंटीजीनोसिस है, कीट को आकर्षित नहीं होती है, और एंटीबायोसिस है, रासायनिक कीट को नुकसान पहुंचाते हैं, और टॉलरेंस मतलब नुकसान के बाद भी उपज बनी रहता है। ट्रैप क्रॉपिंग है, कुछ मुख्य फसल हैं जिससे मतलब कीटों को ज़्यादा पसंद वाले फसलों को किनारे किनारे लगा देते हैं, उसे हम लोग ट्रैप क्रॉपिंग बोलते हैं। और अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रति क्या होगा, कीट आकर्षित होते हैं। स्टिकी ट्रैप येलो कलर होता है जिससे आकर्षित होते हैं। और तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब आगे आते हैं अभी जैविक यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल फेमस है, क्योंकि पेस्ट का यूज करने पे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, इसलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल ज़्यादा किफ़ायती माना जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, एक कीड़े जैसे दूसरे को खा लेते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। यह कीटों और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए एक अन्य जीवित जीव यानी कि परजीवी परभक्षी का उपयोग किया जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में पेस्ट और वीड को कंट्रोल करने के लिए हम नेचुरल एनिमी लाते हैं, जिसे हम लोग प्रीडेटर पैरासाइट बोलते हैं, और या पैथोजन बोला जाता है, उसमें डिजीज पैदा कर लें, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो सबसे देखा जाए जैसे इन्वायरमेंट में मतलब ये सस्टेनेबल रहता है, इसलिए ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए ऐतिहासिक उदाहरण, इसमें कुछ यहाँ पे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल में जैसे नीलगिरी हिल की बात करते हैं। नीलगिरी हिल में जिसमें क्रिप्टोलेमस मतलब नीलगिरी हिल है, काफ़ी पर लगने वाले कॉफ़ी ग्रीन बग होता है, कॉफ़ी ग्रीन बग, ये हम बता दे रहे हैं, कॉफ़ी ग्रीन बग पाया जाता है। और अन्य मिली बग को नियंत्रित करने के लिए उस पर क्रिप्टोलेमस मोनोट्राइजेरिस नामक लेडी बीटल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे याद रखना क्रिप्टो और यहाँ पे दिया है मॉन्ट्रोजेरी, क्रिप्टोमॉन्ट्रोजेरी, और उस पर जो काफ़ी बीन्स पे लगता है उसके लिए हम लोग अन्य मिली बग को यूज करते हैं, यानी कि लेडी बीटल बग को यूज करते हैं उसे खाने के लिए। यहाँ पे क्रिप्टोमॉन्ट्रोजेरी को जो मिली बग, तो इसे हम लोग बचाया जा सकता है। बाद में सॉफ्ट स्केल या मिली बग का प्रयोग प्रमुख मतलब प्राकृतिक परभक्षी होते हैं, प्रीडेटर होते हैं इसके। ठीक है, तो भारत में 1898 में काफ़ी ग्रीन स्केल को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया से लेडी बीटल बग यानी क्रिप्टोलेमस मोनोटोरेजिस मंगाया गया था, मतलब कि इसको नियंत्रित करने के लिए काफ़ी बीन्स में जो कीटे लगते हैं, मिली बग लगते हैं, उसको खाने के लिए ये मंगाया गया था। ठीक है, जिससे काफ़ी सीड मतलब सुरक्षित रहें। तो इसमें पैरासाइटोइड होते हैं, पैरासाइटोइड जैसे हम लोग पैरासाइट होते हैं दूसरे पे होस्ट पे। पैरासाइट मतलब ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे कीट यानी होस्ट के शरीर के भीतर या बाहर रहकर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं तथा अंततः उस कीट को क्या करते हैं, मार देते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं। जो कीट दूसरे कीट यानी होस्ट के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं उसे मार देते हैं। जैसे गन्ने के एफू बोरर के लिए ट्राइकोमा
एस्ट्रिकम होता है अंडे का परजीवी, ट्राइकोमम एस्ट्रिकम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गन्ने के लिए। जो ये परजीवी है ट्राइकोगामा एस्ट्रिकम, तो ट्राइकोगामा एस्ट्रिकम है, साइंटिफिक नेम इसी तरह से रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना है ये क्या काम करता है, गन्ने के जो सूट बोरर हैं के अंडे का प्रमुख परजीवी होता है। अंडों में अपने अंडे देते हैं और लार्वा विकसित होकर अंडे के कीट के अंडे को क्या करता है, नष्ट कर देता है। उसे ट्राइकोगामा एस्ट्रिकम बोलते हैं। ठीक, ये तो मतलब कुछ कीटों वाली बात रहे जो पेस्ट है दूसरे पेस्ट को कंट्रोल करता है, बायोलॉजिकल मतलब कंट्रोल ऑफ वीड। अब यहाँ पे खरपतवार को नष्ट करने वाला जो मतलब कि कंट्रोल यहाँ बायोलॉजिकल, जैसे गाजर में पेरेंथियम है और इसके नियंत्रण के लिए मैक्सिको से जाइगोगामा बायोकोलोरेटा बीटल का लार्वा लाया गया था। जाइगोगामा बायोक्लोरेटा बीटल है। इस बीटल के लार्वा एवं वयस्क दोनों पत्तियां खाते हैं, जिससे पेरेंथियम का प्रसार क्या हो जाता है, रुक जाता है पेरेंथियम, जिसे हम लोग कैरेट ग्रास बोला जाता है। गाजर घास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे कैरेट ग्रास बोला जाता है। और ये कैरेट ग्रास क्या करता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि एलर्जी फैलाता है, और इसे कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर से आया था। जो हम लोग पब्लिक लॉ 480 के तहत हम लोग वीट मंगाते थे, मतलब कि जब इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, कहाँ से, अमेरिका से, तो उसमें डाल दिया गया था, जिसे हम लोग पेरेंथियम बोलते हैं, पेरेंथियम, और कैरेट ग्रास बोला जाता है, गाजर घास बोला जाता है इसे। और ये बहुत ज़्यादा एलर्जी फैलाता है। जैसे आप मतलब रोड वगैरह पे जाते हैं, जो पुराना कहीं पुल वगैरह रहता है, उसके पास देखें वाइट कलर का आपके बहुत ज़्यादा प्लांट उगता है, तेज़ी से उगता है, वाइट प्लांट, मतलब उसका फ्लावर होता है। ठीक है, तो उसी को कंट्रोल, क्योंकि ये एलर्जी बहुत ज़्यादा फैलाता है, ये कंट्रोल करने के लिए बीटल मंगाया गया था। पेरेंथियम को कंट्रोल करने के लिए कहाँ से मंगाया गया था, मैक्सिको से मंगाया था। वहीं पे देखा जाए जलकुंभी वाटर हाइकेंथ भी क्या है, ये भी बाहर से आया गया था। और वाटर हाइकेंथ क्या करता है, जैसे बरसातों में पूरे मान ली गड्ढा है जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर होता है, पूरा ढक लेता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए, वाटर हाइकेंथ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मंगाया गया निकोटेनिया इकोराइनी तथा निकोटेनिया ब्रूची द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये दो हैं, दोनों जो यहाँ पे बीवल हैं, जलकुंभी के पत्तियों एवं तनों को नष्ट कर देते हैं, खा लेते हैं। तो ये वाटर हाइकेंथ पे कंट्रोल किया जा सकता है। उसी तरह से नागफनी है, यानी कि प्रिकली पियर है, इसके नियंत्रण के लिए डेक्टाइलोपस ऑप्नेटिया का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखा जाए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसको जाइगोगामा बायोकोलोरेटा को याद रख लेते हैं, तो बाकी वाटर हाइकेंथ में भी इकोराइना आ रहा है, इसमें भी थोड़ा सा इकोराइना तो नहीं आ रहा, लेकिन काई टाइप का आ रहा है, तो आप उससे याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखा ओपनेटिया आ रहा है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद लटाना कामारा जो है, ये ओफियोमा लटाने द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये क्या है, लटाना का प्राकृतिक जैव नियंत्रक एजेंट होता है, ये आप याद रखिएगा, लटाना। ठीक, अब कुछ देखा जाए, ये तो हमने फिजिकल देख लिया। ठीक है, देखा जाए कौन कौन सा हमने देखा। पहला तो कल्चरल कंट्रोल था, ठीक। दूसरा यहाँ पे फिजिकल मैकेनिकल कंट्रोल था। तीसरा हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल देखे। और फोर्थ यहाँ पे रासायनिक केमिकल कंट्रोल, जो आजकल बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन उससे इन्वायरमेंट को क्या करता है, नुकसान होता है, यानी कि पॉल्यूशन कॉज करता है। इसलिए हम आजकल इसको रोकना चाह रहे हैं। ठीक, तो केमिकल कंट्रोल में यहाँ पर दिया हुआ सबसे पहला, जैसे फ्यूमिगेंट, नाम से लग रहा केमिकल, तो केमिकल में फ्यूमिगेंट क्या, ये ऐसे रसायन जो सामान्य तापमान पर गैस, वेपर
वाष्प जो होता है बनकर कीटों के श्वसन रिस्पायरेटरी सिस्टम द्वारा उन्हें मारते हैं। उसी को देखा जाए यहाँ पे फ्यूमिगेंट क्या होते हैं, जो गैस वाष्प बनाकर कीटों को खरपतवार तंत्र के माध्यम से मारते हैं। मतलब कि खरपतवार तो नहीं है, रिस्पायरेटरी तंत्र रहेगा। रिस्पायरेटरी तंत्र मतलब श्वसन तंत्र उससे मारते हैं। जैसे चूहे, अनाज के कीटों को मारने के लिए हम लोग एल्युमिनियम फास्फाइड, जिसे सल्फास के नाम से फेमस है, बहुत फेमस है एल्युमिनियम सल्फाइड, और उसकी गैस निकलती है। ठीक है, हम लोग उसे छोटी सी शीशी में आता है, उसे हम लोग फोड़ के डाल देते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम सल्फाइड और क्या करता है कि चूहों के रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देता है, उससे चूहे मर जाते हैं। और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है आजकल, जैसे स्टोरेज में, अनाज भंडार में, और चूहे नियंत्रण करने के लिए, और बहुत सारे बैक्टीरिया यानी कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग करते हैं। एल्युमिनियम फास्फाइड या जिसे हम लोग सल्फास बोलते हैं, यह भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला क्या है, भंडारण फ्यूमिगेंट है। तो भंडारण फ्यूमिगेंट में सल्फास सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। अब सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड क्या है, यह पौधे के वैस्कुलर सिस्टम यानी कि जो संवहन सर्कुलेटरी सिस्टम है में फैल जाते हैं और रस चूसने वाले कीटों, सफ़ेद मक्खी, एफिड को मारते हैं। ये वैस्कुलर सिस्टम पर अटैक करते हैं। ठीक है, और इस सैप सकिंग जो सैप सकिंग इंसेक्ट होते हैं, चूसने वाले इंसेक्ट, उनको किल करने में मदद करते हैं। जैसे वाइट फ्लाई हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, एफिड हो गया, जैसिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, ये सब इसी से मरते हैं, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड से। कीटनाशकों को विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी लेवल यानी कि लेवल, इसमें लेवल की टॉक्सिसिटी लेवल क्या है, LEVEL होगा लेवल। ठीक है, ये लिखा लेवल। तो इसमें देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मीडियम लेथियल डोज होता है, जैसे हम लोग LD50 बोलते हैं। LD50 वह मात्रा है जिससे परीक्षण के लिए 50% जीव मर जाते हैं इस परीक्षण से। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ कीटनाशकों के डिब्बों में LD50 मीडियम लेथियल डोज टेस्ट एनिमल में ओरल और डर्मल रूट के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर रंगीन लेबल लगे होते हैं, जो PCS मानक परीक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसे थोड़ा सा समझते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है LD50 जितना कम होगा यानी कि कीटनाशक उतना अधिक क्या होगा, विषैला, मोर टॉक्सिक होगा। और LD50 जितना अधिक होगा कीटनाशक उतना कम, लेस टॉक्सिक होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर LD50 क्या होगा, कम होगा तो मतलब कीटनाशक मोर टॉक्सिक होगा। LD50 लेवल जो क्या होगा, अगर मोर होगा तो लेस टॉक्सिक होगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी दिया है, जैसे LD50 के लिए यहाँ पे हैं आप याद रख सकते हैं टॉक्सिसिटी लेवल्स बोलते हैं। जैसे अत्यधिक एक्सट्रीम विषैला, एक्सट्रीम टॉक्सिक, तो लाल रंग जो रेड लेवल होगा LD50 यानी 1 से लेके 50 मिलीग्राम पर केजी होगा। जैसे हम लोग इस पे जो मतलब इमेज बना रहता है, स्केलेटन का बना रहता है, इस तरह का इमेज, और रेड रहेगा, रेड कलर का रहेगा ये। और ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक के लिए, हाईली टॉक्सिक में देखा जाए जो लेबल लगा रहेगा उसमें स्केलेटन तो रहेगा लेकिन येलो लेबल रहेगा, येलो कलर का रहेगा। और इसका LD50 क्या है, 51 से 500 mg पर kg है। और मध्यम विषैला जो होगा मॉडरेट टॉक्सिक होगा, और इसमें ब्लू लेबल लगा रहता है यानी कि इसका 501 से 5000 मिलीग्राम पर केजी होगा। और जो लेस टॉक्सिक होगा उसमें ग्रीन स्केलेटन बना रहेगा, हरा ग्रीन लेबल रहेगा, और इसका
5000 से मिलीग्राम पर केजी से ज़्यादा होगा LD50। ठीक है, तो लेथियल डोज होता है LD50 लेथियल डोज इसे बोलते हैं। और मतलब कि कहने का मतलब याद रखने का, अगर हम पॉइजनस बहुत ज़्यादा होगा तो लेथियल डोज जो होगा 50 वो कम ही हम देंगे तभी वो मर जाएगा, तो मतलब हाईली टॉक्सिक होगा। और अगर लेथियल डोज हमें ज़्यादा देना पड़े तो कम टॉक्सिक होगा। उसी के बेस पे यहाँ पे 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। पहला एक्सट्रीमली टॉक्सिक, दूसरा हाईली टॉक्सिक, तीसरा मॉडरेट टॉक्सिक और उसके बाद लेस टॉक्सिक है। कीटनाशक को जो पीढ़ियाँ जनरेशन होता है उसमें जैसे फर्स्ट जनरेशन के होते हैं जैसे अकार्बनिक और वनस्पति बॉटनिकल, द्वितीय सेकंड जनरेशन सिंथेटिक ऑर्गेनिक होता है, तीसरी जनरेशन थर्ड जनरेशन जिसमें इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, और फोर्थ जनरेशन क्या होगा सिंथेटिक पैराथेरॉयड यूज किया जाता है, सिंथेटिक पैराथेरॉयड यूज किया जाता है उसके लिए। ये अगर मतलब जनरेशन के हिसाब से हमें कीट को कंट्रोल करना है या मारना है तो आप यहाँ पे 4th जनरेशन का दिया हुआ है। अब कुछ हम चलते हैं मतलब इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन का, कैसे इंसेक्टिसाइड यहाँ पे बनता है। ठीक है, कुछ यहाँ फार्मूलेशन दिया है। तो टॉक्सिक लेवल हमने आपको बता दिया कि कितने कितने लेवल पे क्या क्या होता है मतलब LD50 के लिए, तो उसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि LD50 जो होगा लेथियल डोज होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को आपको जानना होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मेजर जो इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन। ठीक है, फार्मूलेशन तो कीटनाशकों को असरदार बनाने के लिए उन्हें अलग अलग रूपों में तैयार किया जाता है, डिफरेंट। सबसे पहला यहाँ पे डस्ट डी है। डस्ट डी क्या है, ये एक सूखा पाउडर होता है और जिसमें एक्टिवेटेड इंग्रेडिएंट 0.15 से लेके 25% कह सकते हैं होता है। ठीक है, और ये पार्टिकल साइज जो मतलब कि 100 माइक्रोन से कम होता है। यहाँ पे देखा जाए लिखा हुआ है यह पाउडर के रूप में इस्तेमाल के लिए तैयार कीटनाशक होता है। इसमें सक्रिय घटक जो होता है 0.15 से लेकर 25% तक होता है और कण का आकार जो होता है ये 100 माइक्रोन से क्या होगा कम होगा, 100 माइक्रोन लेस देन 100 माइक्रोन होगा। और जैसे यूज कहाँ किया जाता है, सब्जियों कपास दलहन इस सब में डस्ट डी यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेन्यूल जी है, ग्रेन्यूल जी। अब ग्रेन्यूल जी जैसे ग्रेन्यूल लिखा है तो ये दानेदार होगा, ग्रेनुलेटेड इंसेक्टिसाइड होगा और पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं होती इसमें, हवा में कम उड़ते हैं, लो ड्रिफ्ट होगा और पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है इसे। जैसे इसमें कार्बोफ्यूरान 3G होगा, कार्बोफ्यूरान 3G और यहाँ पे ये दिखा है 3% LSD बोला जाता है इसे। तो ये दानेदार कीटनाशक होते हैं जिनमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, यह हवा में कम उड़ते हैं यानी कि ड्रिफ्ट और पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है, इसे माना जाता है कार्बोफ्यूरान, आप नाम याद रखें। उसके बाद वेटेबल पाउडर जो है मतलब कि वेटेबल पाउडर जो वेट मतलब पाउडर होते हैं जैसे पानी में डाल के छिड़का जाता है वेटेबल पाउडर। ठीक है, अब पानी में डाल के छिड़कने से पाउडर होता है लेकिन पानी में घोल कर स्प्रे यानी कि सस्पेंशन स्प्रे किया जाता है इसे। और सक्रिय जो एक्टिव यहाँ पे एक्टिविटी होता है ये 15 से 90% 95% होता है। यहाँ पे वेटेड पाउडर्स जो हैं यह पाउडर रूप में तो होता है लेकिन इन्हें पानी में घोलकर सस्पेंशन स्प्रे किया जाता है। इसमें 15 से लेकर 90% तक एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखा जाए इमल्सिफाइबल यानी कि कंसनट्रेट, जो इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट होता है इमल्सिफेबल कंसनट्रेट जिसे EC बोला जाता है, यह तरल अवस्था में होगा, पानी में मिलने पर ऑयल इन वाटर प्रकार का इमल्सन बनाता है। इमल्सन क्या होता है, ऑयल इन वाटर पर, जिसे हम लोग लिक्विड इन लिक्विड जो मिक्सचर होता है
तो उसे हम लोग लिक्विड इन लिक्विड इमल्सन बोला जाए। जैसे मिल्क भी इमल्सन है, जैसे यहाँ पे ऑयल लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, तो उसे हम लोग इमल्सन बोला जाता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, लिक्विड इन लिक्विड इमल्सन बोला जाता है। तो वो यहाँ मिल्क भी इमल्सन है और ये वाटर इन ऑयल है, सॉरी ऑयल इन वाटर, तो इसे हम लोग इमल्सन ही बोला जाता है। तो इस तरह से हमारे पे इमल्सिफेबल जो कंसनट्रेट होता है उसी को, तो ये भी उपयोगी होता है। आगे फ्यूमिगेंट जैसे अभी थोड़े देर पहले हमने फ्यूमिगेंट के बारे में पढ़ा था। ये ऐसे रसायन है जो सामान्य तापमान पर गैस वाष्प में बदल जाते हैं। यह छुपे हुए कीटों और जैसे स्टोरेज गोदाम के कीटों को मारने के काम आता है, जिसे एल्युमिनियम फास्फाइड बोला जाता है और सल्फास बोला जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग यही यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके एप्लीकेशन पे, मेथड पे, कैसे हम लोग कीटनाशकों का अनुप्रयोग करेंगे, इसकी विधियां क्या है, एप्लीकेशन मेथड क्या है। तो सबसे पहला देखा जाए, सबसे ज़्यादा हम देखते हैं घरों या मतलब खेतों में किसान को इसका मेथड सबसे ज़्यादा स्प्रेयर यूज किया जाता है, मतलब स्प्रेइंग किया जाता है ज़्यादातर। तो स्प्रेइंग क्या है, ये हाई वैल्यूएबल स्प्रे 300 से लेके 500 लीटर प्रति हेक्टेयर, यानी कि लो वैल्यूएबल जो रहेगा हाई वैल्यूएबल में 300 से 500 लीटर और लो वैल्यूएबल रहेगा उसमें 50 से 150 लीटर, और अल्ट्रा वैल्यूएबल रहेगा 5 लीटर से कम तरल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 3 कैटेगरी दिया हुआ है। हाई वैल्यूएबल स्प्रे जो इसमें 300 to 500 लीटर पर हेक्टेयर यूज किया जाता है, और दूसरा लो वैल्यूएबल रहेगा वो 550 से 150 लीटर पर एकड़, और अल्ट्रा लो वैल्यूएबल रहेगा 5 लीटर से कम ही रहेगा उसे। और ये ज़्यादातर यूनिफॉर्म कवरेज होगा और क्विक कंट्रोल करता है, बहुत फास्ट यानी कि कंट्रोल इसका रहता है। दूसरा देखा जाए यहाँ पे पैरेलिनेज क्या है, जैसे केले बनाना के पौधे लगाने से पहले उसके जड़ों में को कीचड़ और कार्बोफ्यूरान जो हम लोग पढ़े थे, कार्बोफ्यूरान 3G, ये 3% CG होता है, से उपचारित करते हैं ताकि निमेटोड को रोका जा सके। ठीक, तो ये आपको कार्बोफ्यूरान यूज किया जाता है, CG याद रखना है। ठीक, जैसे यहाँ पे रेड लेबल याद रखना, ग्रीन लेबल कौन है, एक्सट्रीम टॉक्सिक कौन है, और LD50 टॉक्सिसिटी क्या है, IGR 3rd जनरेशन याद रखना इंटीग्रेटेड, और सिंथेटिक पैरानॉइड यूज करना 4th जनरेशन होता है, कार्बोफ्यूरान ग्रेनुलेटेड होता है, और EC मतलब ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है, WP सस्पेंशन स्प्रे होता है, और अल्ट्रा वायलेट में अल्ट्रा लो वैल्यूएबल जो होगा उसका 5 लीटर से कम होता है। ये आपको कुछ याद रखना है। उसके बाद और ट्रैंक यानी कि स्टेम इंजेक्शन भी किया जाता है, स्टेम में इंजेक्शन भी लगाया जाता है, जैसे हमारे शरीर में इंजेक्शन लगाया जाता है उसी तरह से ट्रैंक यानी कि स्टेम इंजेक्शन के द्वारा भी हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, यानी कि पेस्टिसाइड यूज करके। जैसे यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है यानी कि इमेक्टिक बेंजोएट होता है, जैसे कीटनाशकों को पौधे के तने में इंजेक्ट करके इमरलैंड एश बोरर जैसे कीटों से नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे इमेक्टिन बेंजोएट है, और इमरलैंड एश बोरर होता है जो स्टेम बोरर भी बोला जाता है, उससे कंट्रोल किया जाता है इसे स्टेम में इंजेक्ट करके। तो ये बहुत, और इससे फ़ायदे क्या है, कम मात्रा में अधिक प्रभावी होगा और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, और मधुमक्खी बी पर कम प्रभाव पड़ता है, बड़े वृक्षों के लिए ज़्यादातर यूजफुल होता है। दूसरा रूट फीडिंग है, जैसे नाम है रूट फीडिंग, यह नारियल के कीटों को मारने का सुरक्षित तरीका है, जिसमें जड़ों को काटकर कीटनाशक यानी कि मोनोक्रोटोफास से भरें और पॉलीथीन बैग में डाल दिया जाता है। ऐसे पॉलीथीन बैग में डाल दिया जाता है। इसमें क्या होगा,
इस विधि का उपयोग ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन के रूप में किया जाता है और नारियल और सुपारी एरिका नट में यूज किया जाता है। इसे मोनोक्रोटोफोर बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बीज सेट उपचार, जिसमें गन्ने के टुकड़े को दीमक से बचाने के लिए हम इमिडाइक्लोफिड यूज किया जाता है और इमिडाइक्लोफिड मतलब यहाँ पे 70 WS यूज किया जाता है और 0.1% में 5 मिनट तक डुबोया जाता है। ठीक है। इसमें गन्ने के जब हम लोग ये स्टेम को बुआई करते हैं उस समय ये घोल डाला जाता है, इसमें इमिडाक्लोप्राइड यूज किया जाता है। और इससे क्या फ़ायदा रहता है, मतलब जो टर्माइट होते हैं उससे सुरक्षित, मतलब दीमक से सुरक्षा मिलता है और अर्ली पेस्ट अटैक से भी मतलब फ़ायदा रहता है और जर्मिनेशन अच्छा होता है, ये भी इसका मेन एडवांटेज है। अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक या बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड कुछ हैं। अब इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड में जैसे सबसे पहला है पेरिस ग्रीन है। यह क्या होता है, ये कॉपर एसीटेट होता है, कॉपर एसीटो आर्सेनेट वैसे होता है, कॉपर एसीटेट लिखा है लेकिन ये कॉपर एसीटो आर्सेनाइट होता है का मिश्रण होता है। कॉपर एसीटो आर्सेनाइट का मिश्रण होता है और कॉपर आर्सेनाइट का मिश्रण होता है। दो यहाँ पे रहते हैं, कॉपर एसीटो एसीटेट और कॉपर आर्सेनाइट का, तो कॉपर एसीटो आर्सेनाइट इसको बोल सकते हैं एक, मतलब कॉपर एसीटेट और कॉपर आर्सेनाइट, तो कॉपर एसीटो आर्सेनाइट इसे बोला जाता है, इसका मिश्रण होता है। तो ये देखा जाए पहला प्रमुख रासायनिक कीट था पेरिस ग्रीन। इसका पहली बार उपयोग 1867 में यूज किया जाता है और इसे कौन से कीट माने, कोलोराडो पोटैटो बीटल को मतलब किल करने के लिए, कोलोराडो पोटैटो बीटल जो पोटैटो में लगता है उसे किल करने के लिए उसके खिलाफ यूज किया गया था। लेकिन ये भारत में प्रतिबंधित बैन हो गया। भारत में कॉपर एसीटो आर्सेनाइट प्रतिबंधित है, बैंड है। ठीक। इसके बाद देखा जाए सल्फर आपका, यह प्रमुख रूप से मतलब फंगीसाइड यानी कवकनाशी होता है और इसमें एक कारीसाइड माइटेट्स को मारने के लिए किया जाता है। ये फंगीसाइड है और एक कारीसाइड जो होता है, ये कारीसाइड इसको मारने के लिए किया जाता है और ये माइट्स वगैरह को नियंत्रित करता है, माइट्स वगैरह को, माइट्स सल्फ। इसके बाद देखा जो बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड है, बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड में जो हम लोग कह सकते हैं पेड़ों से जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इसमें सबसे बड़ा नाम क्या है आपका, नीम। नीम क्या है, नीम देखा जाए एजाड्रेक्थिया इंडिका बोला जाता है, एजाड्रेक्थिया इंडिका, और इससे जो केमिकल निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एजाड्रेक्थिन बोला जाता है। मुख्य एक्टिव तत्व होता है इसमें और यह कीटों को खाने से रोकता है, जिसे हम लोग एंटीफीडेंट बोलते हैं, एंटीफीडेंट। और दूसरा इनके मोल्टिंग यानी कि जो लार्वा से मोल्टिंग होता है उसको भी मोल्टिंग इनहिबिटर भी होता है। और दूसरा ग्रोथ रेगुलेटर भी होता है। तो ये क्या काम करता है, एंटीफीडेंट होता है और ग्रोथ रेगुलेटर भी होता है और मोल्टिंग इनहिबिटर होता है। और सबसे इसका एडवांटेज क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत सुरक्षित है और लाभदायक कीटों पर कम प्रभाव पड़ता है। जो हमारे पास यूजफुल मतलब पेस्ट होते हैं वो कम प्रभाव पड़ता है इनका। दूसरा निकोटीन हो गया, निकोटीन। और निकोटीन पता है कहाँ से निकाला जाता है, तो ये टोबैको से निकाला जाता है, तंबाकू की पत्तियों से निकाला जाता है निकोटीन।
यह एक नर्व पॉइजन होता है, नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है और इसमें नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। नर्व पॉइजन आपको याद रखना। रोटेनोन कौन है? रोटेनोन कहाँ से? ये डेरिस पौधे की जड़ों से निकाला जाता है। डेरिस पौधा होता है उससे जड़ों से निकाला जाता है, डेरिस रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। तो पौधे की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। यह मछलियों के लिए अत्यधिक जहरीला होता है, मछलियों के लिए मतलब हाईली टॉक्सिक फॉर टू फिश हैं, डेरिस। इसके बाद जैसे हम लोग पैरेथियम हम लोग करे थे, तो क्रेदिथियम यानी कि सिनरेफोलियम यहाँ पे स्रोत होता है। गुलदाउदी से बोलते हैं कि सूखे फलों से निकाला जाता है। यह कीटों पर तेज़ी से यानी कि नॉक डाउन इफेक्ट करता है। पेरेथ्रियम नॉक डाउन इफेक्ट कीटों पे, और इसी का ज़्यादातर यूज जो हम लोग अगरबत्ती खरीदते हैं मच्छरों के लिए, वही इसमें रहता है। इससे हम लोग बनाया जाता है, प्लांट से ज़्यादातर बनाते हैं। बहुत अनप्लीजेंट स्मेल आता है, आप देखे होंगे अगर आप जलाए होंगे तो यही रहता है। नॉक डाउन इफेक्ट होता है, त्वरित कीट नियंत्रित करता है लगभग। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। कुछ सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बहुत यूजफुल है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड बैन भी है। सबसे पहला और सबसे फेमस देखा जाए DDT है, DDT। और DDT का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। वैसे केमिस्ट्री का ये बात होता है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन बोला जाता है। और इसका एक हिस्ट्री भी है, मतलब कि 1874 में बनाया गया था, लेकिन 1939 में पॉल हरमन मूलर बोलते हैं इसमें, मूलर याद रख सकते हैं, मूलर ने इसके कीटनाशक गुणों की खोज किया था। मतलब ये बनाया तो गया था 1874 में DDT, लेकिन इसके इंसेक्टिसाइड जो मतलब यूजफुलनेस है वो मूलर के द्वारा खोजा गया था। तो ज़्यादातर आपको बुक में मूलर ही मिलते हैं। और इसके लिए मूलर को क्या आप जानते हैं, इस समय क्या वर्ल्ड वार चल रहा था, तो वर्ल्ड वार में क्या बहुत ज़्यादा डेथ होता है, तो बॉडी में सड़ती है बॉडी, तो क्या होता है बहुत सारी बीमारियां पैदा होते हैं। तो उस पर छिड़काव करने के लिए DDT बहुत यूजफुल था। तो इसीलिए देखा जाए यहाँ पे पॉल मूलर को 1948 में क्या शारीरिक क्रिया विज्ञान एवं चिकित्सा का नोबेल प्राइज भी मिला, यानी कि नोबेल प्राइज भी दिया गया इन्हें। और स्टॉकहोल्म कन्वेंशन के अनुसार DDT को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि में उपयोग प्रतिबंध कर दिया जाए। अब देखा जाए यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज मिला और 1971 में इसे बैन भी कर दिया गया, क्योंकि ये क्या कार्य करता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड के रूप में होता है, जो बायोमैग्निफिकेशन कॉज करता है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मछली में गया, मछली से बड़ी मछली में गया, मछली से बड़ी मछली मतलब बड़ी मछली से बल्चर में गया, तो ये क्या होगा, एक्यूमुलेट होता रहता है। तो बल्चर में बहुत ज़्यादा DDT का कंसंट्रेशन पाया जाता है, इसलिए बल्चर वगैरह को नुकसान रहता है। तो आप देखेंगे जैसे हायरार्की हम लोग लोअर से हायर में जाएंगे तो DDT का कंसंट्रेशन क्या होगा, उसमें बढ़ता जाएगा। उसे को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसीलिए ये सब बैन भी है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान करते हैं। दूसरा यहाँ पे देखा जाए BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, जिसे हम लोग 666 भी बोला जाता है, क्योंकि C6 और H6Cl6 होता है, ये 666। और ये 666 देखा जाए क्या काम करता है, तो ये 99 इसमें कई होते हैं, लेकिन इसमें गामा लेंडिन होता है, वो मेन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ लेंडिन, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। तो इसे हम लोग गामा लेंडिन यानी कि आइसो BHC का लेंडिन कहा जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे यूजफुल है, ये भी बहुत फेमस इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है, बहुत
दिनों तक यूज किया गया। जैसे अभी आप गाँव वगैरह में जाएंगे, महाकाल नाम का वाइट पाउडर रहता है, लगभग इसी का कह सकते हैं मिमिक्री है, यूज किए जाते हैं मक्खियों वगैरह को मारने के लिए या इंसेक्ट वगैरह को, मच्छरों वगैरह के लिए ये BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड यूज किया जाता है। उसके बाद देखा जाए आपको फिर और भी आते हैं, ये तो फिर से रिपीट हो रहा यहाँ पे, ये DDT हो गया। इसके बाद से हम लोग इंडोसल्फान हो गया, इंडीसल्फान। इंडोसल्फान कौन होता है? ये साइक्लोडाइन ग्रुप का होता है और साइक्लोडाइन समूह का होता है और मछलियों के लिए ये अत्यंत जहरीला होता है इंडोसल्फान। तो मछलियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है और भारत में ये भी क्या है, एक तरह से बैन है। उसके बाद लेटेस्ट देखा जाए आर्गेनोफॉस्फेट आया। आर्गेनोफॉस्फेट में यह कीटों के नर्व सिस्टम यानी कि क्लोरिनी स्टोरेज एंजाइम को रोकता है। क्या कहता है? एसिटोकोलिनेस्टरेज एंजाइम को ये रोकता है, एसिटोकोलिनेस्टरेज एंजाइम को ये रोकता है। और पैराथाइड यानी कि डाइक्लोरोब और साइक्लोपेरिफोस ये सब यहाँ पे प्रमुख हैं। और इसका क्या है, मतलब तेज़ी से कार्य करने के लिए विषैला होता है ये आर्गेनोफॉस्फेट। उसके बाद कार्बोमेट कौन है? कार्बोमेट, और ये कोलिनेस्टरेज को रोकता है, ये भी कोलिनेस्टरेज को रोकता है, एंजाइम कोलिनेस्टरेज को रोकता है। और 3 कार्बेरिल 3% CG7 यूज किया जाता है। कार्बोफ्यूरान भी यूज किया जाता है, जिसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ठीक है। और सिंथेटिक पैराथोराइड ये क्या है? यह कम मात्रा में भी बहुत असरदार होता है और मैमल्स के लिए भी कम जहरीला होता है। और साइपरमेथिन, डेक्ट्रोमेथिन और फेनवैलेरेट ये सब प्रमुख हैं इसके लिए। मतलब साइपरमेथिन हो गया, डेल्टोमेथिन हो गया, फेनवैलेरेट हो गया, ये सब इसके लिए होता है। पैराथेनॉइड में साइपरमेथ्रिन होता है, मेथ्रिन, और मेथ्रिन यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फेनवैलेरेट यानी कि FENVALERAT, ये आपको पैराथेनॉइड सिंथेटिक पैराथेनॉइड है। तो याद रखना है यहाँ पे क्या क्या आपको। पेरिस ग्रीन कौन है? कॉपर एसिटोआर्सेनेट है, नीम एजराथिन और निकोटीन नर्वस पॉइजनस होता है। रोटेनोन क्या होता है? डेरिस रूट होता है जो मछलियों के लिए बहुत पॉइजनस होता है। पेरेंथियम जिसमें फ्लावर होता है, क्रेजेंथियम फ्लावर से यूज किया जाता है। और DDT का जो डिस्कवरी किया था, नोबेल प्राइज मिला था, पॉल मूलर को मिला था। और इसमें गामा आइसोमर यूज किया जाता है। और आर्गेनोफॉस्फेट होता है, आर्गेनोफॉस्फेट कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होता है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। और कार्बामेट जो रिवर्सेबल इनहिबिटर होता है। और सिंथेटिक पैराथेनॉइड में मैमल के लिए कम विषैला होता है। स्टेम इंजेक्शन जैसे आपने बेंजोएट याद रखना है। और सी ट्रीटमेंट में इमेडाक्लोप्राइड 70 WS याद करना है। ये सब आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इमेक्टिन बेंजोएट का उपयोग मुख्यतः किस विधि के लिए किया जाता है? तो स्टेम इंजेक्शन के लिए यूज किया जाए। नीम एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या? एजराथिन है। DDT के कीटनाशक गुणों की खोज किसने किया था? तो पॉल मूलर ने किया था। लिंडिन वास्तव में किसका शुद्ध आइसोमर होता है? तो SCS का होता है लिंडिन। और आर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक किस एंजाइम को रोकता है? कोलिनेस्टरेज को रोकता है। और कार्बामेट की विशेषता क्या है? तो कार्बोनेट की विशेषता क्या है? ये रिवर्सेबल होता है, यानी कि ये कार्बोनेट द्वारा कोलिनेस्टरेज का अवरोध यानी कि प्रतिरोधी यानी कि रिवर्सेबल होता है। पेरेंथियम जैसे क्रेजेंथियम हो गया। और रोटेनोन क्या है? रोटेनोन अब डेयरीज के लिए यूज किया जाता है। और गन्ने में जो सेटल ट्रीटमेंट होता है उसे हम इमेडाक्लोप्राइड 70 WS
यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखा जाए हम लोग आते हैं नोबल इंसेक्टिसाइड कौन कौन से हैं। तो नोबल इंसेक्टिसाइड में, नोबल इंसेक्टिसाइड क्या होता है, ये मॉडर्न रसायन होता है जो अधिक हाईली इफेक्टिव होता है, कम मात्रा में, और इन्वायरमेंट के प्रति क्या होता है, फ्रेंडली होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पुराने जो कीटाणु होते हैं उससे रेजिडू अधिक, मतलब सेलेक्टिव यानी कि रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे नोबल इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे नोबल इंसेक्टिसाइड है जिसे हम लोग निकोटिनोइड्स बोलते हैं, नियोनिकोटिनोइड्स। यह देखा जाए कीटनाशकों का 1990 के दशक का वर्ग है। इसमें इमेडक्लोप्राइड होता है और सबसे पहला व्यावसायिक उत्पादन, यह मतलब जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, सकिंग इंसेक्ट होता है, जैसे माहू हो गया, सिप्स हो गया और वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी हो गया, इसके लिए बहुत उपयोगी है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और ये निकोटिनो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होता है उसी पे, मतलब, और पैरालिसिस होता है उसी से, क्या होता है, ये मर जाते हैं। ये एक तो हमने इमेडोक्लोप्राइड लिख दिया। दूसरा आप याद रखना चाहें तो और भी इस कैटेगरी में बहुत सारे आते हैं, जैसे आप थाइमेथॉक्सम भी यूज किया जाता है, एसिटामिप्राइड भी यूज किया जाता है, और क्लोथेनाइडिन भी यूज किया जाता है। इसका जो एक्शन मेथड है, मोड ऑफ एक्शन है, ये नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। और ये जो नर्वस सिस्टम में निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होता है, उसी को इफेक्ट डलता है, उससे क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। यानी कि निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इसी को प्रभावित करता है। और इससे देखा जो सैप सकिंग पेस्ट होते हैं, जैसे एफिड हो गया, थ्रिप्स हो गया और वाइट फ्लाई हो गया, जैसिड हो गया, इसी को मतलब कह सकते हैं इससे निजात पाया जा सकता है इससे। और ये कम मात्रा में भी क्या होगा, इफेक्टिव होगा, पौधे के भीतर फैल जाता है, लंबे समय तक सुरक्षा ये देता है, इसीलिए ये बहुत फेमस है। दूसरा यहाँ पे देखा जाए स्पिनोसैड। स्पिनोसैड क्या है, स्पिनोसैड यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे मिट्टी के सूक्ष्म यानी कि सैक्रोफाइलोस्पोरा सिनोसा से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम लोग ट्रेस नाम से भी बिकता है, ट्रेस नाम से मार्केट में बिकता है। मतलब यहाँ पे मिट्टी के जीवाणु होते हैं और इसे सैक्रोफाइलोस्पोरा स्पिनोसा से प्राप्त बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है, और इसे हम लोग ट्रेसर नाम से भी जाना जाता है, ट्रेसर नाम से। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे फ्रूट ग्रोअर है उसके लिए यूज किया जाता है, फ्रूट ग्रोअर के लिए। और लीफ फेडेड जो होते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, लीफ फेडर उसके लिए। और कैटरपिलर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, कैटरपिलर ये सब लीफ वगैरह खाते हैं। और एक जैविक स्रोत है, तो पर्यावरण को कम नुकसान करता है, सुरक्षित रहता है, अपेक्षाकृत अगर देखा जाए केमिकल वाले से। इसके बाद देखा जाए एवरमेक्टिन कौन सा है, तो एवरमेक्टिन क्या है कि यह भी मिट्टी का एक बैक्टीरिया है, जिसे हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिस एवरमेक्टिलिस बोला जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एवरमेक्टिलिस बोला जाता है। ये मतलब बैक्टीरिया होता है, मिट्टी का ही होता है। और इसमें से एवामेक्टिन और इमामेक्टिन बेंजोएट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है,
इमामेक्टिन बेंजोएट, जो मतलब कि इमामेक्टिन बेंजोएट क्या करते हैं हम डायरेक्ट स्टेम से इंजेक्ट करते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था। और ये लीफ माइनर, मिड कैटरपिलर, इससे क्या करते हैं इस पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट आते हैं क्लोराट्रानिलिप्रोल। क्लोराट्रानिलिप्रोल यह डायमंड नामक समूह का रसायन है। यह कोराजल नाम से बिकता है, कोराजल नाम से बिकता है, ये आपको याद रखना। और गन्ने एवं धान के बोरर कीट से इस्तेमाल करता है। देखा जाए यहाँ पे हमें क्लोराट्रानिलिप्रोल डायमंड ग्रुप का है, डायमाइड से डायमंड नहीं डायमाइड कह सकते हैं, डाईएमाइड होता है, 2 एमाइड ग्रुप इसमें लगा रहता है, इसीलिए डाईएमाइड, यहाँ डायमंड लिखा, डाईएमाइड यहाँ सही लिखा, डाईएमाइड ग्रुप का है। और ये कोराजेन नाम से बिकता है मार्केट में। और ये क्या करता है कीटों के मसल में कैल्शियम रिलीज को क्या करता है इफेक्ट करता है, कैल्शियम रिलीज को कम करता है, जिससे वे भोजन करना बंद कर देते हैं। मतलब एक तरह से पैरालाइज ही कर रहे हैं, माउथ मतलब कि काम नहीं करता है। जैसे राइस सिस्टम बोरर हो गया, गन्ना बोरर हो गया, मतलब शुगर केन बोरर यानी कि फ्रूट बोरर, ये सब में यूजफुल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर आईजीआर। अब आईजीआर इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है। और इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है, आईजीआर ऐसे रसायन हैं जो कीटों के विकास यानी कि ग्रोथ उसके और मेटामॉर्फोसिस को बाधित करते हैं। ये वयस्क कीट को सीधे नहीं मारते बल्कि उसके जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल को रोकते हैं या प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है, ब्रेन हार्मोन जैसा ब्रेन से नाम है, यह मस्तिष्क से निकलता है और कार्पोरा एलाटा को सक्रिय करता है। कार्पोरा एलाटा होता है ब्रेन में, उसी को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है। तो ब्रेन हार्मोन इसे बोलते हैं, कार्पोरा एलाटा होता है मस्तिष्क में, उससे सक्रिय। दूसरा देखा जाए यहाँ पे जुवेनाइल हार्मोन, जेएच हार्मोन। अब जैसा नाम है जुवेनाइल, तो जुवेनाइल कीटों के लार्वा होते हैं, तो लार्वा को लार्वा अवस्था में बनाए रखता है, मतलब इसे वयस्क एडल्ट नहीं होने देता, मतलब मेटामॉर्फोसिस इसका रोक देता है। इसके अधिक मात्रा होने पे मतलब कि मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, वो लार्वा ही रह जाता है, लार्वा में ही रह जाता है, तो ज़्यादा फ्रूट वगैरह को नुकसान नहीं करता है। उसके बाद एक डायसन यानी कि मोल्टिंग हार्मोन, यह भी क्या प्रतिरोधी ग्रंथियां यानी कि पैराथोरिक्स ग्लैंड से सिक्रीट होता है, पैराथोरिक ग्लैंड होता है वहाँ से सिक्रीट होता है। और इसका काम क्या है कि मोल्टिंग, मेटामॉर्फोसिस और ये वृद्धि, ये सब मतलब रोकने में मदद करता है मोल्टिंग वगैरह में। ठीक है, यही हार्मोन होता है और केटियों में उतारना मोल्टिंग में मदद करता है ये। इसके बाद काइटिन सिंथेटिक इनहिबिटर, जैसे काइटिन है तो काइटिन कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है। एक्सोस्केलेटन जो इंसेक्ट का होता है उसी को मतलब यह कीटों के शरीर का बाहरी आवरण एक्सोस्केलेटन काइटिन बनाने से रोकता है, जिससे कीट क्या होता है इसी से मतलब सुरक्षित रहता है, एक कवच है, तो मर जाता है कीट, काइटिन नहीं बनने देता है, यानी कि मोल्टिंग यहाँ पे नहीं होगा, कीट मर जाएगा। और इसमें मुख्यतः आपको कौन कौन से होते हैं, डाईफ्लूबेंजुरान होता है, डाईफ्लूबेंजुरान, और ब्यूप्रोफेजिन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 आपके यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखा जाए यहाँ पे एक वर्ड है, ये बहुत फेमस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लांट क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मीन्स होता है कोई चीज़ हम बाहर से ला रहे हैं तो उसे हम लोग लैब में चेक करेंगे कहीं इन्फेक्टेड नहीं है। जैसे अभी हमने ऊपर बताया था पब्लिक लॉ 480 के तहत पहले वीट मंगाया जाता था यूएसए से, तो वहाँ पे उसमें बहुत सारे वीडीसाइड, पेस्टिसाइड ये सब मिला के दे दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पहले चेकिंग नहीं होता है, एक ट्रस्ट के रूप में आ जाता है। जैसे हमने आपको कोई सामान दिया
हम रख लिए, चेक नहीं किए, ठीक है। तो चेक नहीं किए तो आप हो सकता है उसमें कुछ मिला दिए हों, तो उस मिलाने से बचने के लिए हम क्वारंटाइन यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्वारंटाइन यहाँ पे संगरोधा बोला जाता है इसे। और ये देखा जाए क्वारंटाइन क्या है, जब हम प्लांट क्वारंटाइन करेंगे तो जब इसका उद्देश्य बेसिकली रहता है कि हम लोग जो विदेशी कीट हैं, इंट्रोड्यूस पेस्ट हैं एवं डिजीज शरीर मतलब देश में आने से रोकने को हम लोग क्या कहते हैं, क्वारंटाइन कहते हैं। और यहाँ पे लेजिस्लेशन भी है, यानी कि वैधानिक नियंत्रण क्या है इसके, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले भारत में बाहर से आए हुए प्रमुख कीट जो है इंट्रोड्यूस पेस्ट जो है, आप देखेंगे इससे हैरान रहेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ कॉटनी कजिन स्केल। कॉटनी कजिन स्केल देखा जाए यही है, ठीक है, इसी का इमेज रहता है। ये कहाँ से आया, ऑस्ट्रेलिया से आया, ठीक है। दूसरा देखा जाए यहाँ पे सैन जोसे स्केल दिया है, सैन जोसे स्केल, ये चीन से आया है। ये सेब का कीट है, सेबों को नुकसान करता है। उसके बाद वुली एप्पल एफिड है, और वुली एप्पल एफिड सेब का कीट है और उत्तरी अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से आया हुआ है, ठीक है, वुली एप्पल एफिड। अब देखा जाए ये आपको 3 है, तो ये 3 आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण एक्ट क्या है इसे बचने के लिए, सबसे पहला यहाँ पे आया द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। सबसे पहला डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, ये 1914 का, द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 का, मतलब अंग्रेजों के ज़माने में। ये विदेशी कीटों के प्रवेश पर नियंत्रण करता है, ठीक। दूसरा यहाँ मद्रास एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिजीज एक्ट आया 1919 में, ठीक। ये थोड़ा सा आपको पुराना याद रखना। उसके बाद आप आते हैं DPPQS, इसका क्या नाम है, DPPQS यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। जैसे डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म ही इसका फेमस है। और ये कब बना, 1946 में बना। इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है, फरीदाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फरीदाबाद में बहुत कम मुख्यालय, तो ये मुख्यालय वहाँ पे है। उसके बाद आते हैं द इंसेक्टिसाइड एक्ट। द इंसेक्टिसाइड एक्ट क्या 1968 का, इसे भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 1968 को अधिनियमित किया गया और 1 मार्च 1971 से कुछ धाराएं जैसे 1 अगस्त 1971 से शेष प्रावधान लागू किया गया, ठीक है, ताकि कीटनाशकों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल को रेगुलेट किया जा सके, ठीक, मेन रेगुलेशन का काम करता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, और जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए एकदम ज़रूरी है। अब जैसे हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब यूज किया, ठीक है। अब देखेंगे हर पेस्टिसाइड पे आपको लेबल लगा रहता है, जैसे हमने अभी कैटेगराइज किया था 4 तरह के लेबल थे। LD50 का लेथियल डोज 50 के रूप में, रेड कलर कौन होता है, येलो कौन होता है, ग्रीन कौन होता है, इस तरह से। और यहाँ पे देखा जाए लेबल, अब मान लीजिए कोई स्प्रे कर रहा, वो इनहेल कर लिया तो उसको नुकसान हुआ, ठीक है। उस तरह से बचने के लिए यानी कि फर्स्ट एड के रूप में हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को नॉलेज होना चाहिए। कोई अगर बुलाए या हम अवेयरनेस कर सकते हैं किसानों को कि आप इससे बच सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए रेड लेबल, यूज ग्लोव, अब वियर मास्क, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, ऐसा अवेयरनेस रहता है, हर पे डिब्बे पे लिखा रहता है, लेबल किया रहता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग यानी कि सेफ यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लेबलिंग पे, लेबलिंग और सुरक्षा। लेबलिंग देखा जाए, अब कीटनाशक को लेबल हमेशा अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में होना चाहिए। स्प्रे करते समय दिशा हवा के विपरीत नहीं होना चाहिए,
स्प्रे करते समय हवा के विपरीत में नहीं होना चाहिए। स्प्रे अगर आप कर रहे हैं तो सावधानी से करना चाहिए, जिसमें विंड का डायरेक्शन का ध्यान रखना चाहिए और ग्लव पहनना चाहिए, दस्ताने पहनना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और भोजन उस समय न करें जब तक आप अच्छी तरह से हाथ वगैरह न साफ करें। ठीक है। दूसरा निपटान यानी कि डिस्पोजल। तो जिस बचे हुए कीटनाशक को नदियों, पानी के पीने के पानी से 100 मीटर दूर गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए, जैसे किसान यूज करता है तुरंत ऐसे वहीं पे खेत में फेंक देता है, तो उससे नहीं, मतलब उसे आपको दूर कहीं गड्ढे में गाड़ देना चाहिए उसे। ठीक है। मतलब कि बचा हुआ कीटनाशक नदियों में न डालें। पानी के पीने से कम 100 मीटर दूर गड्ढे में गाड़ें इसे। नेक्स्ट आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एड आपको जानना होगा, यानी कि प्राथमिक उपचार के बारे में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जानना होता है। सबसे पहले क्या है, यदि मरीज की सांस रुक जाती है तो तुरंत आप कृत्रिम सांस देना स्टार्ट करें, यानी कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देना स्टार्ट करें। अगर जहरीली आँखों में, मतलब कि त्वचा में, आँखों में जल रहा तो 15 से 20 मिनट तक साफ पानी से धोना चाहिए उसे, मतलब अच्छी तरह धोना चाहिए। यदि त्वचा पे गिर गया तो साबुन पानी से इसे धोना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, यदि निगल लिया है और उसे क्या हो रहा, उल्टी हो रहा, वोमिटिंग हो रहा, तो मरीज को उल्टी तभी करवाएं जब वह होश में हो, ये ध्यान रखना है। तेल, डीजल, केरोसिन वाले कीटनाशक के सेवन पर उल्टी नहीं करवाना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर तेल ऑयली हो, डीजल मतलब कि केरोसिन वाले कीटनाशक सेवन पर उल्टी नहीं करवाना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कीटनाशक को, यानी कि जो ऑयल आधारित है कीटनाशक, उसमें उल्टी नहीं करवाया जाता, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, या हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल उसे दिया जा सकता है। यानी कि जहर निगलने पर एक्टिवेटेड चारकोल को पानी में मिलाकर पिलाना चाहिए, जिससे वो क्या होगा, इस पे ऑयल चिपक जाएगा तो कीटनाशक का जो इफेक्ट शरीर पे कम हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे रक्त जांच, यानी कि अगर जो लोग ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे मैलाथियान होता है, बहुत फेमस है, क्लोरोपेरिफॉस होता है, पैराचिनोइड भी होता है उसी कैटेगरी में, ठीक है, का स्प्रे करते हैं तो उन्हें खून में क्या होता है, कोलिनेस्ट्रेज का स्तर मस्तिष्क तक चेक करवाना चाहिए। ठीक है, कोलिनेस्ट्रेज का लेवल आपको ब्रेन तक चेक करवाना चाहिए। ठीक है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट मतलब टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। ठीक, और अब आते हैं नेक्स्ट, सबसे लास्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे कृषि विपणन। इस मतलब की टॉपिक में हमें लास्ट टॉपिक है कृषि विपणन। ठीक, कृषि विपणन जो होगा, मतलब कह सकते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो होता है। अब मतलब एग्रीकल्चरल में हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, अब उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये सब पैकेजिंग कैसे करेंगे, वो सब यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, तो कृषि विपणन यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है, बुनियादी अवधारणा एवं उपयोग, टाइप ऑफ यूटिलिटी। कृषि विपणन में उत्पादन यानी कि निर्यात से लेकर उपज को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की सभी प्रक्रिया शामिल है। यानी कि जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फार्म और फाइनल कंज्यूमर तक होता है। मतलब इसमें बिक्री, सेलिंग ही नहीं बल्कि सब कुछ आता है। मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग, कलेक्शन हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, रिस्क बियरिंग हो गया, सेलिंग हो गया, ये सब शामिल होता है ये मतलब कृषि में विपणन में। तो यह विपणन उत्पादन में 4 प्रकार के उपयोगी यूटिलिटी पैदा करता है जो एग्जाम में आता है। सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे 4 तरह के टाइप ऑफ यूटिलिटी हैं। पहला रूप
उपयोगिता यानी कि फॉर्म यूटिलिटी, ये क्या है, यानी कि प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे गन्ने से चीनी या गेहूं से आटा बनाना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोला जाता है। गन्ने से चीनी बनाना, शुगर बनाना, गेहूं से आटा बनाना, दूध से पनीर बनाना, ये सब प्रोसेसिंग में आता है। फॉर्म यूटिलिटी आता है जो वैल्यू एडिशन बढ़ाता है, मतलब इसका मेन काम है वैल्यू एडिशन बनाना, यानी कि उत्पादक का मूल्य बढ़ा देता है। ऐसे अगर हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं। दूसरा स्थान उपयोगी प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उत्पादकों को अधिकता वाले स्थान से आवश्यकता वाले स्थान तक ले जाना। जैसे मान लीजिए जहाँ पे मतलब प्रोडक्शन हो रहा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इसकी अधिकता रहेगा, उसे कम मतलब अधिकता कम प्रोडक्शन वाले स्थान पे ले जाना। जैसे पंजाब का गेहूँ केरल पे ले जाना, ठीक है, या पंजाब का गेहूँ बिहार तक भेजना, ये सब मतलब क्या है, इसमें प्लेस यूटिलिटी के रूप में आता है। उसके बाद थर्ड नंबर के टाइम यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम यूटिलिटी के लिए हम लोग भंडारण करते हैं कि जब महंगा होगा तब हम निकाल के उसे बेचेंगे, वही डिमांड सप्लाई वाला, यानी कि फसल को गोदाम में रख के बाद में बेचना। तो उसके बाद स्वामित्व उपयोगिता यानी कि प्रोसेसन यूटिलिटी जो होता है, ये क्या है, खरीद और बिक्री के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व का हस्तांतरण करना, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग और द्वारा ओनरशिप मतलब चेंज करना। जैसे किसान से व्यापारी और फिर उपभोक्ता अनाज तक स्थानांतरित करना, ये आपका प्रोसेसेशन यूटिलिटी बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए कुछ चीज़ें दिया है, जैसे मतलब करेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर जो होता है, इसमें बायर मार्केट है यानी कि क्रेता बाजार, किसानों की कुल आपूर्ति में हिस्सेदारी बहुत कम होता है, और कृषि उत्पाद की मांग यानी कि लोच इन इलास्टिक होता है, इसलिए किसान का क्रेता बाजार में कम काम करता है और यह स्वयं मूल्य तय नहीं कर पाता है। ये इसका एक तरह से डिमेरिट है। बाय मार्केट यानी कृषि उत्पाद की आपूर्ति अधिक तथा किसान का नियंत्रण कम होता है, ठीक है, इसलिए प्राइस का निर्धारण किसान नहीं कर पाता है। ये इसमें आपको समझना है। दूसरा देखा जाए यहाँ पे शीघ्र नष्ट होने वाले यानी कि प्रीहेंसिबल जो होता है, प्रीहेंसिबल यानी कि कृषि उत्पाद जल्दी खराब होने वाला, जैसे भारी बल्क और मौसमी प्रकृति के होते हैं, जिससे परिवहन और भंडारण महंगा होता है। जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गया, दूध हो गया, जल्दी खराब हो जाता है, तो कोल्ड स्टोरेज उतना नहीं रहता है जिससे हम भंडारण कर सके किसान, तो मीडिएटर उसे करते हैं। उसके बाद जैसे बल्कि हो गया, गेहूं, धान, गन्ना आदि भारी मात्रा में होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक हो जाता है, या हम उसे भंडारण हमारे पास नहीं रहता, वो सारी चीज़ें दिया रहता है। सीजनल में जैसे अधिक जो कृषि होता है ज़्यादातर सीजनल होता है, और वेरिएशन इन क्वालिटी, एक ही खेत में गुणवत्ता अलग अलग हो सकता है, जिसमें ग्राइंडिंग की आवश्यकता होता है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कुछ हिस्ट्री एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का है। जैसे सबसे पुराना यहाँ पे स्टार्ट होता है 1928 का। 1928 का जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, उसके लिए तो ने एक कुशल विपणन प्रणाली के महत्व को पहचाना। 1935 में विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ द मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन की स्थापना किया गया है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे 1937 का है, जिसमें एग्रो मार्क आया, जो मतलब श्रेणीकरण करने का काम शुरू हुआ। तो एग्रो मार्क आपका 1937 का है, जिसे हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग मार्केटिंग बोलते हैं, AGMARK, एग्रो मार्क प्रणाली विकसित हुआ यहाँ पे। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कह सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का स्थापना कब 1976 में हुआ। इसके अनुसार किसानों के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में एक मतलब रेगुलेटर बाजार होना चाहिए, 5 किलोमीटर के अंदर। लेकिन ऐसा क्या हर जगह संभव है? नहीं है। ठीक, तो ये कुछ मतलब यहाँ पे
एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के कुछ इतिहास थे, तो आपको यहाँ पे 1937 और 1976 आपको याद रखना है। दूसरा, भारतीय कृषि विपणन में प्रमुख समस्याएं क्या हैं, इसके प्रमुख क्या समस्याएं हैं। सबसे पहला दारा बिक्री। दारा सेल्स क्या होता है, यह फसल को बिना ग्रेडिंग के एक ही ढेर कॉमन लॉट में बेचना, जिससे अच्छे उत्पाद का भी सही दाम नहीं मिलता। मतलब ग्रेडिंग के बिना पूरे उत्पाद को एक ही ढेर में बेच देना, जिससे अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है। तो मतलब एकदम मिनिमम उसको मिल जाता है, फिर उसको ग्रेडिंग कर लेता है। किसानों का कम हिस्सा, जैसे बिचौलियों की वजह से किसानों का हिस्सा जो यहाँ पे दिया है, ये RBI द्वारा पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे टमाटर में 33%, प्याज में 36% मिल पाता है, आलू में 37% और केला में 31%, आम में 43% हिस्सा ही मिल पाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यानी कि अब अवैध कटौतियाँ जो हैं, यानी इल्लीगल डिडक्शन जो होता है, व्यापारी किसानों से कई प्रकार के शुल्क लेता है, जैसे कमीशन चार्ज ले लेता है, विंगिंग चार्ज ले, ठीक है, तौलाई ले लिया, लोडिंग अपलोडिंग चार्ज ले लिया, डस्ट डिडक्शन ले लिया। ये सब यहाँ पे चार्जेज होते हैं जो व्यापारी ले लेता है किसान से उल्टा, ठीक। और आते हैं हम आगे, पुअर स्टोरेज वगैरह ये भी याद रख सकते हैं, ये भी वसूला जाता है क्या, जैसे उचित गोदाम यानी वेयर हाउस न होने से बड़ी मात्रा में उपज नष्ट हो जाता है, जिसमें अनाज में देखा जाए 3.89 से लेकर 5.92%, फलों में 6.02 से लेकर 15% तक हो जाता है। अब सब्जियों में 4.8 से लेकर 11% तक उपज सड़ नष्ट हो जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा जानना होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोड्यूसर सरप्लस, यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में विपणन में प्रोड्यूसर सरप्लस। अब देखिए मार्केट सरप्लस MS क्या है। अब यह वह हिस्सा है जो किसान अपनी पारिवारिक खपत, बीज और पशुओं और मजदूरों के भुगतान के बाद बेचने के लिए बचाता है, उसे हम लोग मार्केट सरप्लस बोलते हैं। यानी कि कुल प्रोडक्शन, कुल आवश्यकता, इसमें हम लोग डिडक्ट कर देंगे कुल आवश्यकता, तो ये मार्केट सरप्लस हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में किसान ने 100 क्विंटल आपको प्रोडक्शन किया, उसमें उसके 35 क्विंटल क्या है आवश्यकता है, सब मिला के ये आप पारिवारिक खपत, बीज के लिए, पशुओं के लिए, मजदूरों के लिए देने के बाद तो आपका बाकी 65 क्विंटल सरप्लस हो गया, मार्केट सरप्लस हो गया। वो क्या करेगा, मार्केट में बेच देगा। दूसरा, विपणन किया गया अवशेष यानी कि मार्केट सरप्लस, यह वह वास्तविक मात्रा जिसे किसान बाद में बेचता है, यानी कि मार्केट सरप्लस, जैसा हमने ऊपर बताया अभी। दूसरा, यहाँ संकटग्रस्त बिक्री हो, मतलब कि इसमें क्या है, डिस्ट्रेस सेल यानी कि फोर्स सेल, मतलब कि मार्केट सरप्लस से मतलब कि ज़्यादा बेचना है। यानी कि जब किसान, मुख्यतः छोटे और सीमांत किसान, अपनी नगद ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी आवश्यकता से ज़्यादा फसल बेच देता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रेस या फोर्स सेल बोले हैं। मार्केट सरप्लस से ज़्यादा होता है मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस यहाँ मार्केटेबल से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इसमें ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट फर्क जैसे कमर्शियल, शुगर केन, कॉटन और टोबैको, में ज़्यादा मार्केटेबल सरप्लस पाया जाता है। उसके बाद कच्चा अढ़ेतिया, यानी कि अभी ये मासकखोर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछा जा सकता है। मासकखोर फलों और सब्जियों के बड़े खुदरा विक्रेता या छोटे थोक व्यापारी होते हैं, उसे हम लोग मासकखोर बोलते हैं, मासकखोर, ठीक है, मासकखोर। अब आते हैं कच्चा अढ़ेतिया। कच्चा अढ़ेतिया एक मुख्य रूप से किसान और विक्रेताओं के प्रतिनिधि के रूप में काम करते, गाँव में जाते हैं, जिसे हम लोग एजेंट ऑफ फार्मर या कमीशन एजेंट बोलते हैं, किसान की ओर से बिक्री करता है। पक्का अढ़ेतिया जो है, एक कच्चा अढ़ेतिया और पक्का अढ़ेतिया, एक उपभोक्ता बाजार में बड़े व्यापारी या प्रोसेस
यानी कि राइस मिल के एजेंट का काम करते हैं, जिसे हम लोग होल सेलर, प्रोसेस या राइस मिल, फ्लोर मिल, ये सब में काम करते हैं। ब्रोकर हो गया, दलाल हो गया, इनका उपज पर कोई भौतिक नियंत्रण नहीं होता है। ये केवल खरीदार और विक्रेता को एक मंच देते हैं, यानी कि बायर और सेलर के मतलब कमीशन लेते हैं इधर उधर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इकोनॉमी के टर्म हैं, डिग्री ऑफ कंपटीशन है। जैसे आप मोनोपोली आप जानते हैं, मोनोपोली में क्या होगा, एक ही बायर होता है, मोनोपोली में केवल एक ही विक्रेता होगा और केवल एक ही विक्रेता होगा। जैसे बिजली के लिए मतलब सिंचाई के लिए बिजली खरीदना, भारतीय किसान एकाधिकार बाजार का सामना करता है। दूसरा मोनोसोमी, इसमें एक ही खरीदार होगा, एक ही बायर होगा। मोनोपोली में एक सेलर होगा, मोनोसोमी में एक ही बायर होगा। किसी क्षेत्र के गन्ना किसान का जब चीनी फैक्ट्री, एक ही बायर होता है। दूसरा ड्यूपोसोनी, जिसमें दो ही मतलब विक्रेता, दो ही मतलब सेलर, दो ही बायर होते हैं। ओलिगोपोली में मतलब कि ओलिगोसोनी में कुछ ही सीमांत ही रहता है, मतलब बायर सेलर कम ही रहते हैं, फ्यू रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है SCPL होता है, मतलब SCPL स्ट्रक्चरल कंडक्ट और परफॉर्मेंस बोला जाता है इसे। और कंसंट्रेटेड रेशो जो CR होता है, इसे देखा जाए, इसमें टॉप फार्मूला जो 4 से 8 बाजार हिस्सेदारी होता है इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हर्फेंडल हर्समैन इंडेक्स होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल है ये। तो इसमें क्या होगा, हर्फिंडाल हर्समैन इंडेक्स में क्या होगा, ये इंडेक्स होता है जिसमें HHI जो हर्फिंडल और हर्समैन इंडेक्स है, इसे समेशन करते हैं SI प्रत्येक फर्म की बाजार हिस्सेदारी जो होता है, यह एकाग्रता मापने का अधिक सटीक तरीका है। यह बाजार की सभी फर्मों की हिस्सेदारी वर्ग यानी कि स्क्वायर का योग होता है। HHI वृद्धि का सीधा अर्थ है प्रतिस्पर्धा में कमी और बाजार शक्ति मार्केट पावर की वृद्धि होता है। और इसे मापा जाता है 0 से लेकर 100 एकाधिकार के बीच होता है, इसकी कमी, यही सब मतलब आंकड़े होते हैं। आप यहाँ पे फूड अधिकार वगैरह आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखा जाए, काफ़ी लंबा हो गया, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखा जाए आपको MS याद रखना। MS क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन, यानी कि मार्केटेड सरप्लस, टोटल प्रोडक्शन, टोटल रिक्वायरमेंट पे। मार्केट सरप्लस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड जो होता है। डिस्ट्रेस स्केल जो होता है, मार्केटेड सरप्लस ग्रेटर देन मार्केटेबल सरप्लस होता है। कच्चा अड़हतिया जो होता है फार्मर एजेंट होता है। पक्का अड़हतिया जो होता है ट्रेडर एजेंट होता है। और ब्रोकर क्या होता है, बीच का होता है। और मोनोपोली में 1 सेलर होगा, मोनोसोमी में 1 बायर होगा, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होगा, और ओलिगोसोमी में क्या होगा, फ्यू बायर होगा। और SCP क्या होगा, स्ट्रक्चरल कंडक्ट परफॉर्मेंस होता है। और CR टॉप फर्म मार्केट शेयर होता है। तो उसे हम लोग थोड़ा सा याद रखना है। जैसे इधर हमने जो डिस्कस किया उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, मार्केटेबल सरप्लस क्या है और मार्केटेड सरप्लस क्या है, इसको आपको अच्छी से मतलब क्लियर करना है। डिस्ट्रेस मतलब सेल क्या होता है, मार्केटेड सरप्लस ग्रेटर देन मार्केटेबल सरप्लस होगा। किसान का प्रतिनिधित्व कौन होता है, तो किसान का प्रतिनिधित्व कच्चा अड़हतिया होता है, उसे याद रखना है, ठीक है। केवल एक ही अगर सेलर है तो उसे क्या बोलेंगे, ये सबको आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन इसके करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।